गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें से हमने 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंप्लीट कर ली थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट करेंगे, से कंप्लीट करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको वेल एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। द पॉइंट or temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid substance। हमने क्या कहा कि वो टेम्परेचर या वो पॉइंट जिसके ऊपर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है। ठीक है, तो जो बातें हैं वो आपको ऑलरेडी पता भी है। क्या पता है आपको? कि अगर हम लेते हैं किसी कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट और उसको हीट करते हैं, पता होगा आपको, बताया था मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, कि किसी सॉल्वेंट को जब आप हीट करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसमें नंबर ऑफ वेपर्स जो है वो आपकी हाई बनती हैं और वेपर प्रेशर क्या होता है आपका? हाई रहता है। लेकिन वहीं पे अगर उसके अंदर हम क्या ऐड कर दें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी हमारे पास क्या बन जाए? सोल्यूशन बन जाए, तो उस सॉल्यूशन को सेम टेम्परेचर पे हीट करने पे नंबर ऑफ वेपर्स क्या बनेंगे आपके पास? लो। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस एरिया उसको कवर करते हैं और उसको वेपर में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो यू कैन से किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज हाई होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, ये हमें पता है। ठीक है, तो चलिए साइड में हम देखते हैं ग्राफ, कि हमारा ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा। ग्राफ को हम प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में? वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो कि हमने किस में लिया है? केल्विन में। इसके बीच हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। हमने क्या कहा, मान लीजिए ये ग्राफ जो है वो हमारे पास किसका है बच्चों? सॉल्वेंट का है। किसका है? सॉल्वेंट का, जो पॉइंट बी से लेकर के किस पे है? सी पर। पॉइंट बी से सी पे हमारे पास किसका है? सॉल्वेंट का ग्राफ है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का। ठीक है, वहीं पे अगर अपन लेते हैं किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो हमारे पास मान लीजिए ये है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, जो कि हमारे पास पॉइंट डी से लेकर कहाँ तक है? ई तक है। ठीक है, ये वेपर प्रेशर किसका हो गया? सॉल्यूशन का। तो हमने क्या कहा, सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या होगा? लो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के। देख लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए हमने इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर चेक किया, किसका? सॉल्यूशन का। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना रहा? ये आएगा हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। वहीं पे सेम टेम्परेचर पे अगर अपन चेक करते हैं किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, देखो इस पॉइंट को मैच करेगा, तो इसका हो जाएगा ये वाला। यानी किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, समझ में आ गई थी बात? ठीक है, चलिए अब हमें देखना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं किसी सॉलिड के लिए, जो है आपका ए से लेकर के एफ तक। ये है वेपर प्रेशर फॉर एनी सॉलिड। किसी सॉलिड के लिए वेपर प्रेशर का ग्राफ जो है वो स्टीपली आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। हमने क्या कहा, अब फटाफट से डेफिनेशन पे आ जाइए अपनी,
द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जब सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आता है आपका किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो वो पॉइंट जो है या वो टेम्परेचर जो है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए अब ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट धीरे धीरे आपका फ्रीज हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर जो है वो आपका इक्वल आया किसके, सॉलिड के वेपर प्रेशर के। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है ये कहलाएगा आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट है। देखो ध्यान से, डेफिनेशन को हमें ग्राफ में एग्जीक्यूट करना है। कैसे करना है देखिए, ये सॉल्वेंट आपके पास, सॉल्वेंट को धीरे धीरे अपन ने वेपर प्रेशर लो किया, ये सॉलिड के वेपर प्रेशर से मैच हुआ। जिस पॉइंट पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस सॉलिड के इक्वल आ गया है वो पॉइंट जो है वो कहलाएगा आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर। समझ गए ना, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा आपका। ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर किसके लिए निकाला अपन ने, सॉल्वेंट के लिए, तो इसको नोट से नोट कर दिया और बोला कि ये प्योर सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर है आपके पास। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर धीरे धीरे किसके इक्वल आ जाएगा आपका, सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर इक्वल आ जाता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये किसके लिए बच्चों, ये सॉल्यूशन के लिए आपके पास यहाँ पे आ रहा है। जिस पॉइंट पे ये मैच कर रहा है बच्चों वो पॉइंट कहलाएगा आपका TF, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो ठीक है, ग्राफ आपको समझ में आ गया आराम से। क्या किया हमने, पहले लिया सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, देखा कि सेम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा हाई होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन के, बता रखा है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भी वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। ठीक है, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों ये वेपर प्रेशर हैं किसके, लिक्विड्स के, हमने एक ग्राफ फोड़ लिया यहाँ पे सॉलिड का। अब जब ये सॉलिड के वेपर प्रेशर के दोनों लिक्विड आपके आ जाते हैं इक्वल, कहा ना वहाँ पर कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जब आगे आपका इक्वल आ रहा है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, तो उस पॉइंट को हमने कहा फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ रहा है तो उसको कहा हमने फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कहा किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो हमारे पास क्या गया, TF एंड T0F। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा डिफरेंस या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअली देख लीजिए अब आप, ये जो वेपर प्रेशर है आपका ये कैसा आपका हाई है, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो क्या आपका हाई है, जबकि सॉल्यूशन के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है वो आपका लो है। जब हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में एक्चुअली कितना डिप्रेशन आया है, कितना डिक्रीमेंट आया, वो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमने क्या कहा कि हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो अब क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल TF इज इक्वल टू, हायर वैल्यू किसकी हमारे पास में, TF0, यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है हमारे पास ज़्यादा, तो T0F माइनस, और इसका हमारे पास क्या है लो, तो हो जाएगा TF। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ये इक्वेशन आपकी हो गई है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, आसान सी बात थी। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को देखा, फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होगा, वो टेम्परेचर या वो पॉइंट जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाए। हमें देखा कि सेम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या होगा, हाई होगा। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है वो जब आया इक्वल किसके, सॉलिड के वेपर प्रेशर के, तो उस पॉइंट को मान लिया T0F और इसको मान लिया TF सॉल्यूशन के लिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो हमने निकाल लिया वो क्या हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की इक्वेशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसकी मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। जैसा हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कैलकुलेट किया था, वैसे ही यहाँ पर हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए देखिए। अब देखिए, ऑब्वियसली अब अगर हम किसी
सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन जो हमने लिया है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड करेंगे उतना ही आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में कही भी थी कि जैसे जैसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे वैसे वैसे मैं आपको प्रूव करता हुआ चलूँगा कि यस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। मैंने बताया था डेफिनेशन कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स आप ऐड करेंगे उतना हमारे पास में लो बनेगी वेपर प्रेशर, जितना लो बनेगा उतना ही हमारे पास में लो क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, और उतना ही हमारे पास क्या मिलेगा आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो वी कैन से कि आपका डेल टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अगेन मोलालिटी की। ठीक है, मोलालिटी है ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा हमें पता है, मोलालिटी जो होती है वो होती है आपकी, देख लीजिए जैसे यहां से अपन हटाएंगे प्रोपोर्शनल का सिंबल डेल टी एफ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एफ। ठीक है, हमें पता है के एफ क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हमने निकाला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी, हमने क्या कहा था उसे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के अंदर जो हमारे पास के बी आया था उसको हमने बोला था एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नेम जो होता है वो होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसकी यूनिट जो इसकी होगी वो क्या होगी, इसकी यूनिट हमारे पास में होगी केल्विन केजी मोल इनवर्स या केल्विन केजी पर मोल आप इसे बोल सकते हैं। जो यूनिट आपकी केबी की होगी वो यूनिट किसकी होगी, केएफ की। अगर आपसे कोई पूछ ले इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो क्या बताएंगे, व्हेन मोललिटी बिकम्स 1 देन केएफ इज इक्वल टू डेल टीएफ। अगर यहाँ पे आपके पास में मोललिटी की जो वैल्यू है वो अपन कितनी रख दें, 1, यानी कि समझिए बात को, मोललिटी की वैल्यू अपन कितनी रख दें, 1, तो हमारे पास में डेल टीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये इक्वल के एफ के। ठीक है, और मोललिटी 1 कब हो सकती है, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी 1 हो और हमारे पास में जो मास ऑफ सॉल्वेंट है केजी के अंदर वो भी 1 केजी हो, तो हमारे पास मोललिटी 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं। चलिए अब हमें पता है मोललिटी क्या होती है, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारे पास मोललिटी होती है। मोल्स हमें निकालने हैं तो मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास मोललिटी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, के एफ इंटू W2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय W1 अपॉन 1000 ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 1 kg को अगर अपन चेंज करते हैं किसमें, ग्राम में, तो कितना ले लेंगे यहाँ पे, 1000 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डेल TF जो आ गया वो कितना आया, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। हमें निकालना क्या है बच्चों, मोलर मास कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, तो M2 को ले आएंगे इस तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू डेल TF। ठीक है, ये हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया है किसी सॉल्यूट का जो हमने इसमें ऐड किया, जिससे कि आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आया है आपके पास। ठीक है, तो डेल TF को हम इधर ले जाएंगे और M2 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन जो है हमारे पास मोलर मास कैलकुलेशन की वो ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, जिसपे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो अपन सॉल्व कर लेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोललिटी के। देखो फटाफट से मैंने आपसे कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी क्या आपका डेल TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। हमने कहा था ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी सॉल्यूशन की जो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। बेटा तो जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जितना कम होंगे उतना कम होगा। ठीक है, इट मीन्स ये आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है,
मोलरिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, हमने कैलकुलेट कर लिया डेल्टा एफ को, और इसके बाद हमने यहाँ से M2 को कैलकुलेट कर लिया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों? चलो देखिए फटाफट से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। हमने जो कल का टॉपिक आपको दिया था प्रीवियस लेक्चर में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और आज का टॉपिक जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों पे ही अपन आज न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, कि करके देख लीजिए। दोनों के लिए जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए फॉर्मूला हमने निकाला था M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल TB। ये हमने निकाला था किसके लिए? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए। और अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो किसके लिए किया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए हमने निकाला M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू डेल TB। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले निकाले दोनों के लिए। अब फटाफट से इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल किस तरह से आपसे पूछा जाता है। देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है किसी बेंजीन के लिए, कितना है? 353.23 केल्विन है। मतलब इस टेम्परेचर पे बेंजीन जो है वो आपका वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है, या यू कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। तो ये हो गया बेंजीन का क्या? बॉइलिंग पॉइंट। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन becomes 354.11 Kelvin on dissolving 1.80 gram solute in 90 gram of बेंजीन। ठीक है, इसके लिए KB की वैल्यू आपको दी गई है 2.53 किलो केजी मोल इनवर्स। KB यानी आपका एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी यूनिट आपको देख के पता लग गया होगा कि KB की यूनिट ये है आपकी। तो KB के लिए तो आपको वैल्यू कांस्टेंट है, आपको गिवन है यहाँ पे 2.53। अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। बॉइलिंग पॉइंट आपको बेंजीन का ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, डिजोल्व किया गया इसके अंदर क्या? 1.80 ग्राम सोल्यूट। इसका मतलब सोल्यूट कुछ और है और सॉल्वेंट जो है वो आपके पास क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन हुआ सॉल्वेंट और ये हुआ आपके पास सॉल्यूट। अब आपसे कहा गया कि पहले जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था बेंजीन का वो था 353.23 केल्विन, लेकिन जैसे ही आपने 1.80 ग्राम सोल्यूट को ऐड किया 90 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया है 354.11। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? आपका इंक्रीज हुआ है, एलिवेट हुआ है। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट लग गया है यहाँ पे कि जैसे ही हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया वो कवर करते हैं और उसको प्रिवेंट करते हैं वेपर में कन्वर्ट होने से। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या क्या डेटा गिवन है वो नोट कर लेते हैं फटाफट से। हमें चाहिए क्या? ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया है देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
यानी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपसे सोल्यूट का मोलर मास पूछा है, इसका मतलब M2 आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। हमें सबसे पहले दिया हुआ है Kb। देखो आंसर जो आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। Kb की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 2.53 केल्विन गिवन है यहाँ पे, ठीक है। W2 क्या होता है, वेट ऑफ या गिवन वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है यहाँ पे, ये रहा, तो इसका हमें वेट गिवन है, W2 कितना है 1.80 ग्राम। अब हमें देखना है क्या, 1000 हमें पता ही है ऑलरेडी, Kb की वैल्यू पता लगी गई। W1 गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पे कौन है, बेंजीन। तो W1 जो है यानी कि बेंजीन के लिए ये हमारे पास यहाँ पे गिवन कितना है, 90 ग्राम गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमें डेल टी बी पता करना है। डेल टी बी होता क्या है, वी नो दैट कि डेल टी बी जो है वो होता है आपका टी बी माइनस टी बी नॉट, यानी प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसके, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को। तो देखो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो आपको यहाँ पे गिवन था ऑलरेडी 353.23 केल्विन, ठीक है। और बेंजीन जो है उसके अंदर जैसे हमने सोल्यूट को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास अब आया वो कितना है, ये। तो हमारे पास डेल टी बी कितना आ जाएगा बच्चों, 354.11 माइनस 353.23 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमारे पास अब कितना आ जाता है देख लीजिए, 353.23 यानी कि 730, 70, 77, 77 और 87, 88 यानी कि 0.88 केल्विन हमारे पास में डेल टी बी की वैल्यू आ जाएगी। 3730, 70, 80, 81 एंड 88, ठीक है, ठीक है। चलिए ये हमारे पास क्या आ गया, डेल टी बी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, यानी कि M2 तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, M2 इज इक्वल टू Kb। Kb की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पे 2.53 इंटू W2 की वैल्यू कितनी है 1.80 इंटू हमारे पास क्या किया बना 1000 डिवाइड बाय W1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 ग्राम है इंटू डेल टी बी की वैल्यू में कैलकुलेट कर लिए 0.88 है। डायरेक्टली हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद अबाउट हमारा आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा 58 ग्राम के आसपास। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है जो कभी कभी बोर्ड एग्जाम से पूछा भी जाता है आपसे, ठीक है। और थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म में जो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है वो मैं आपको करवा देता हूँ किस पे, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। देखिएगा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलो अब आपको सेकंड क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट पे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन नहीं है, आपसे किस तरह से पूछा जाता है वो देखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपसे एग्जाम में, डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ बच्चों, ये न्यूमेरिकल बहुत बार आपको एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास, the depression in freezing point is found to be 0.68 केल्विन kg मोल इनवर्स। यानी इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको सबसे पहले जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, आपको डेल TF दिया गया है, यानी कि द टोटल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है, सॉरी, ठीक है। कितना है 0.68 आपको यहाँ पे गिवन है। अब हमें क्या करना है, आगे देखना है क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हेन 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर dissolve in
when 25.6 gram of sulfur dissolve in 1000 gram of 1000 gram of naphthalene, ठीक है, then calculate molecular formula of सल्फर, ठीक है। इसके लिए आपको KF की वैल्यू गिवन है 6.8 किलो केजी मोल इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में है क्वेश्चन जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए फटाफट से। आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, यानी कि क्या गिवन है आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेल टीबी, यानी कि डेल टीबी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना, 0.68 केल्विन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होती है वो करनी होती है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। देखिए 25.6 ग्राम आपके पास क्या है, सल्फर, 1000 ग्राम ऑफ नेपथलीन में डिजोल्व है, तो समझ में आ गया होगा कि जो अमाउंट हमारे पास में लो कंसंट्रेशन में है वो कौन है, आपका सल्फर। तो ये तो हो गया सॉल्यूट और ये हो गया हमारे पास में सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, 1000 ग्राम, जो है किसके लिए, नेपथलीन के लिए। एंड W2 वेट ऑफ क्या हमारे पास में, सॉल्यूट, जो कितना है 25.6 ग्राम, किसके लिए है, सल्फर के लिए, ठीक है। ये डेटा हमें यहाँ पे गिवन है। साथ में हमें KF यानी कांस्टेंट, कौन सा है आपका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो हमारे पास वो कितना है, 6.8 किलो केजी मोल इनवर्स हमारे पास में यहाँ पे गिवन है, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब ये हमारे पास में डेटा गिवन है जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन से ले रहे हैं हम। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें इस बार मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा सॉल्यूट का, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है सल्फर का, यानी सॉल्यूट का ही पूछा है। इट मीन्स पहले हमें मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा सल्फर का, क्योंकि जब हमें मॉलिक्यूलर मास पता लग जाएगा तब हम सल्फर का इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो होगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट, चलो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनटू मोलर मास ऑफ सल्फर। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ सल्फर हमें पता है ऑलरेडी कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है सल्फर का, 32। ये हमें पता करना है, x मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं है, तो बच्चों सबसे पहले जो है वो हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि M2 निकालेंगे, ठीक है। M2 निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, KF ऑलरेडी पता है, W2 पता है, W1 भी पता है, डेल टी भी पता है, 1000 भी, ठीक है। इट मीन्स सब चीज़ें हमारे पास में ऑलरेडी हैं। हमें डायरेक्टली क्या निकालना है, M2। तो बच्चों देखो M2 क्या हो जाएगा हमारे पास, M2 इज इक्वल टू KF की वैल्यू क्या गिवन हमें, 6.8 इंटू W2 जो हमारे पास में यहाँ पे है वो कितना है, 25.6 इंटू 6.8 इंटू 25.6 इंटू 1000, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे W1 की वैल्यू कितनी गिवन हमें, 1000 इंटू डेल टीबी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 0.68, जो हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। M2 निकाल लेंगे। अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1000 से 1000 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 0.68 को हम 68 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 256। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया M2।
बच्चों में फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला जब निकालना है तो उसके लिए हमें मोलिकुलर वेट ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो मोलिकुलर वेट हमने क्या निकाल लिया, M2 के लिए हमारे पास सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं। इन डेटा की हेल्प लेते हुए यहाँ पे हमने M2 कैलकुलेट कर लिया, जो हमारे पास कितना है 256। अब देखिए मॉलिकुलर वेट हमारे पास कितना हो गया, 256 आ गया है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, इज इक्वल टू x यानी मॉलिकुलर फॉर्मूला जो हमें निकालना है इनटू 32। अभी मॉलिकुलर फॉर्मूला हमें पता नहीं है तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, इसको x कंसिडर कर लिया है। मोलर मास हमें पता है 32 होता है सल्फर का, मॉलिकुलर वेट हमें पता नहीं था बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट कर लिया M2 यानी यहाँ से निकाल लिया फॉर्मूले से। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 256 डिवाइड बाय 32 यानी हमारे पास कितना आ गया, ये 8 टाइम चला गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो सल्फर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या मान लेते हैं अपन, एस एक्स मान रहे थे अभी, x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 8, तो हमारे पास सल्फर का फॉर्मूला क्या आ गया है S8 हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह का एक मॉडरेट जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा हुआ है, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया आपसे बहुत बार, तो ये क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। इसके अलावा एनसीईआरटी में और भी कुछ क्वेश्चंस जो आपको गिवन है या फिर आपके और भी कुछ रेफरेंस बुक्स में जो क्वेश्चंस गिवन है उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा इन फॉर्मूले के बिहेव पर। ठीक है, डेरिवेशंस जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ पर अपनी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमारा शायद अब 1 और 2 लेक्चर और हैं, जिसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और चैप्टर के लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे एक लेक्चर के अंदर और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।